गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल लास्ट टॉपिक में मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ का रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पढ़ाया था, जिसमें मैंने 8 स्टेंजास आपके कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, आज से आपका 9th स्टेंजर स्टार्ट होगा। मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि यह क्या है। आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में सारी जानकारी दी है। आज से अब से हम 9th स्टेंजर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेरा इससे पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के बारे में मैंने डिटेल में समरी बता दी है। ठीक है, as a stone, huge stone is sometimes seen to lie couch on the bar top of an eminence. Wonder to all who do the same if seen by what means it could hither come and whence, so that it seems a thing reduced with sense, like a sea beast crawled forth that on a shelf or rock or stand reposed there to sun itself. अब यहाँ पर देखिए उसी ओल्ड मैन के बारे में, उसको किस तरह से सी का क्रिएचर बताया यहाँ पर। एज अ ह्यूज स्टोन इज समटाइम्स सीम्स टू लाई, जैसे कि एक बड़ा सा पत्थर समटाइम्स सीम्स टू लाई, ऐसा लगता है पड़ा हो किनारे। तो जो ओल्ड मैन है, द ओल्ड मैन स्टूड लाइक अ ह्यूज स्टोन, वो बुरा आदमी जो जहां पर वो जमीन पे लीच गैदरिंग कर रहा था, वहां पे ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ हो, और वहां पे उस तरह से स्टोन जैसा दिख रहा था। ठीक, विच माइट लुक लाइक अ सी बीस्ट, जो सी बीस्ट की तरह दिख रहा है, समुद्री जीव की तरह दिख रहा है। आउट ऑफ इट्स अबोर्ड इन द सी टू पास इटसेल्फ इन द सन, और वो समुद्र से निकल कर आया हो और धूप सेकने के लिए, धूप में धूप का आनंद लेने के लिए। यही है इस 9th स्टेंजा का मतलब। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ 10, such seemed this man not all alive or dead, nor all asleep in his extreme old age. His body was bent double, feet and head coming together in life's pilgrims, as if some dire constraint of pain or rage or sickness felt by him in times long past, a more than human weight upon his frame had cost. अब देखिए यहाँ पर जो 10th स्टेंजा है, सच सीम्ड दिस मैन, ये आदमी ऐसा दिख रहा है, नॉट ऑल अलाइव नॉट डेड, ना तो मरा हुआ ही है ना ही जिंदा है। ठीक, नॉर ऑल अस्लीप, ना पूरी तरीके से सोया हुआ है। इन हिज एक्सट्रीम ओल्ड एज, अपने अति एक्सट्रीम ओल्ड एज मतलब बेहद बूढ़े स्थिति में, हिज बॉडी वॉज बेंड डबल, इसकी बॉडी जो डबल हो गई, डबल बेंट हो गई, तो थोड़ा झुका वो बहुत ज्यादा झुक गया। फीट एंड हेड कमिंग टूगेदर इन लाइफ पिलग्रिम्स, और फीट एंड हेड, सर और पांव दोनों लग रहा जैसे उसकी जीवन यात्रा में एक जगह पे पहुंच गया है। एज इफ सम डायर कंस्ट्रेंट ऑफ पेन और रेज और सिकनेस फेल्ट बाय हिम इन टाइम्स लॉन्ग पास, ठीक, a more than human weight upon his frame had cast। ठीक, यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है। और जो ओल्ड मैन है, ना तो वो जिंदा दिख रहा है, ना वो मरा दिख रहा है, ना वो सोया दिख रहा है, वो उसकी बॉडी काफी हद तक झुक गई है, डबल बेंड मतलब काफी झुक गई है। जब वो चलता है, his feet and head seems to come together, ऐसा लगता है जैसे उसका सर और पांव दोनों एक जगह आ गया है। ठीक, जब वो चलता है इतना ज्यादा झुका है। इट सीम ही वॉज द विक्टिम ऑफ सम अक्यूट पेन और सीवियर इलनेस दैट हैड अफेक्टेड हिम इन हिज यूथ, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी भयानक बीमारी से अफेक्टेड है, जो उसको उसके यंग एज में हुई होगी। ठीक, यहाँ पर देखिए, इसीलिए इस पोयम का नाम लीज गैदरर पड़ा है, क्योंकि पूरी पोयम में
शुरू के 3 स्टेंजास को छोड़ दिया जाए तो उस लीज गेदरर को ही इसने टारगेट करके अपनी बात कही है। जो भी उसको देखकर इसके मन में भाव पैदा होता है वो ये उसने कहा है। ठीक, इसीलिए इसका सबटाइटल लीज गैदरर ही है। लीज गैदरर को उसने अपनी लाइफ में कैसे अटैच किया है, दैट्स द वे ही वांट्स टू टेल व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ। Himself he propped limbs, body and pale face upon a long grey staff of shaven wood, and still as I drew near with gentle peace upon the margin of that Moorish flood, motionless as a cloud the old man stood, not the loud winds when they call, and moved altogether if it move at all। अब इसकी समरी समझ लीजिए। As he supported himself as a long on a long wooden, अपने आप को ये सपोर्ट करता है। Himself he propped limbs, body and pale free face upon a long grey staff of shaven wood, एक लंबी सी लकड़ी होती है उसी के सहारे ये एक तरह से चलता है। ठीक, Himself he propped limbs, body and pale face upon a long grey staff of shaven wood, एक लकड़ी की shaven wood होती है उसी के सहारे वो पकड़ पकड़ के चलता है। इतना झुका हुआ है कि वो सीधा तो चल ही नहीं सकता। इतना मतलब सोच लीजिए कि अपनी लाइफ की इतनी कठिन स्थिति में भी वो इंसान जी रहा है विदाउट एनी कंप्लेन टू गॉड। यही मैसेज उसको पोएट को मिलता है जिससे वो इंस्पायर होता है और अपनी लाइफ को भी वो उसी तरह से जीने की, अपनी लाइफ से वो क्या होता है कि फिर उसकी शिकायत खत्म होती है। ठीक है, ठीक, तो यहां पर है आपको himself he propped limbs, body and pale face upon a long grey staff of heavenwood, and still as I drew near with gentle pace upon the margin of that Moorish flood, motionless as a cloud, motionless as a cloud, इसमें कोई जैसे क्लाउड होता है उसमें गति ढंग से दिखती नहीं है, चलता है लेकिन दिखती नहीं है। कभी कभी जो क्लाउड्स के पैचेस होते हैं वो तो उड़ते दिखते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा क्लाउड उड़ते हुए दिखाई ही दे आपको। ठीक, तो यहाँ पे जो 11th स्टेंजा है, एज ही सपोर्टेड हिमसेल्फ ऑन लॉन्ग वुड, अपने आप को वो लॉन्ग वुड पे सपोर्ट करता है। स्टिक हिज लिम्स, पेल फेस एंड बॉडी सीम्स टू बी मोल्डेड टुगेदर, ऐसा लगता है जैसे उसका बॉडी फेस सब कुछ लिम्स बॉडी सब मोल्ड हो गए, सब झुक गए हैं। द पोएट एडवांस टुवर्ड्स हिम विथ जेंटल पेस, और पोएट जो है उसकी तरफ धीरे धीरे, आई ड्रू नियर विथ जेंटल पीस, मैं उसके पास धीरे धीरे चल के जाता हूं आराम आराम से। ठीक, but the old man stood motionless upon the margin of that Moorish flood, motionless as a cloud the old man stood, मतलब मैं जाता हूँ चल के धीरे धीरे लेकिन वो ओल्ड मैन जो होता है वो एकदम शांत रहता है, मोशन रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया। ठीक, but the old man stood motionless, his immobility was as massive as a clouds, उसकी immobility, उसका घूमना ना, उसका कोई मोशन ना करना क्लाउड से कंपेयर करता है। ठीक है, एंड मूव्ड ऑल टुगेदर इफ इट मूव एट ऑल, ठीक, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता अगल बगल क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ही डजंट केयर अबाउट। ठीक, नाउ द 12th stanza, at length himself unsettling, he the pond stirred with his staff and fixedly did look upon the muddy water which he conned as if he had been reading in a book, and now a stranger's privilege I took,
and drawing to his side to him did say, this morning gives us promise of glorious day. अब यहाँ क्या मतलब है 12th stanza में, the old man bestirred himself and disturbed the water of the pond with his staff. ठीक, at length himself unsettling he the pond stirred with his staff, मतलब वो जो कुछ लिया रहता है उससे हिलता है. Then he looked closely at the muddy water, फिर वो कीचड़ वाले पानी को बड़े ध्यान से देखता है. The poet looks the liberty of speaking of himself. पोएट जो है उससे बात करने की अपनी जो स्वतंत्रता है, कहने का मतलब took liberty of him, हिम्मत करता है बोलने की. And remarked that the day promised to be bright, और कहता है कि ये इसको देखकर, माहौल को देख के लग रहा है कि आज का दिन ब्राइट होगा, आज पानी नहीं बरसेगा, सनी सनी डे होगा. A gentle answer did the old man make. A gentle answer did the old man make. In courteous speech which forth the slowly drew, and him with further words I thus bespake, what occupation do you there pursue? This is a lonesome place for one like you. Means before, he replied, a flash of mild surprise broke from the sable orbs of his eight vivid eyes. अब देखिए यहां पर पोएट क्या कह रहा है 13 स्टेंजा में, the old man gave a gentle answer. The gentle answer did the old man make. ओल्ड मैन ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया. इन कोर्टियर स्पीच, बहुत ही अच्छे भाषा में. which forth he slowly drew, जो धीरे धीरे उसकी एज हो गई थी तो वह धीमे धीमे निकल रहा था. and him with further words I thus bespake, और फिर उसके बाद मैंने कुछ कहा, bespake. what occupation do you there presume, क्या कर रहे थे आप यहाँ पर. this is a lonesome place for one like you, तो आपके लिए बिल्कुल अनजानी जगह है, बिल्कुल से कहते हैं कि जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहां पे आप पड़े हुए हो ऐसे अकेले इस उम्र में. Before he replied, a flash of mild surprise, से पहले कि वो कोई जवाब देता, एक बड़ी broke from the sable orbs of his eight vivid eyes, तो उसकी आंखों, उससे पहले कि वो कुछ बोलता बताता, उसकी आंखों में ही बहुत सी उसके सवालों का जवाब था. तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा समराइज कर देती हूं मैं. द ओल्ड मैन स्पेक इन अ फीबल वॉइस, टूटे फूटे आवाज में, लड़खड़ाती आवाज में. ठीक, क्योंकि अब वो उस एज में बहुत धारा प्रवाह नहीं बोल पाएगा. बट एवरी वर्ड वॉज अटर्ड डिस्टिंक्टली, हर वर्ड बहुत रुक रुक के बोला गया था. द लैंग्वेज इन विच ही स्पेक वॉज क्वाइट अबव द रीच ऑफ कॉमन पीपल, जिस तरीके से वो बोल रहा था आम आदमी तक वो मुश्किल से ही बात पहुंचती, आम आदमी तक बड़ी मुश्किल से बात पहुंचती. इट हैड द डिग्निटी विच मेक द स्पीक ऑफ स्कॉच प्रेबस्ट्रीन हु फुलफिल देयर ड्यूटीज टू गॉड एंड मैन. एक फिलॉसफी है. फिलहाल आप इतना ही समझिए कि आप सोचिए उस लीज गैदरर से, उस ओल्ड आदमी से जब वो मिलता है पोएट और उसके पास जाता है, उससे पूछता है, तो वो जो जवाब देता है, यानी कि आप उसकी फिजिकल कंडीशन इतनी जर्जर अवस्था में है, इतना ज्यादा वो इस एज के इस पड़ाव पर है कि वहां पर उसकी आवाज भी ढंग से नहीं निकल रही. समझ रहे हैं आप, उसकी आवाज भी ढंग से नहीं निकल रही है और वो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है. और यही बात पोएट को इंस्पायर करती है कि जब उससे मिलता है तब तो वो अच्छी कंडीशन में रहता है, उसकी फिजिकल कंडीशन तो इतनी खराब नहीं थी जितनी खराब उस लीज गैदरर की है, उस ओल्ड मैन की है. तो जब एक इतना बूढ़ा आदमी अपने जीवन के अंतिम समय तक इतना संघर्ष कर रहा है, इतना लिविंग है, इतना लाइवली है, व्हाई नॉट आई, तो मैं क्यों नहीं. ठीक है. नाउ द 12th स्टेंजा,
हो गया 13 हो गया। 14 इस संज्ञा में आइए। 14 इस संज्ञा मैंने लगभग बता दिया आपको, समझ लीजिए फिर भी। His word came feebly from a feeble chest, but each in solemn order followed each with something of a lofty utterance, choice words and measured phrase, above the reach of ordinary man, a stately speech, such as a grave livers do in Scotland use religious men who give to God and man their dues। यही मैंने जो बताया है उसका मतलब यही है। उसके वर्ड इतने फीबल थे, उसके धीरे चेस्ट से निकल रहे थे और एक दूसरे को एक के बाद एक वर्ड निकल रहे थे, एक के बाद फॉलो हो रहा था। उसको बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मतलब बात कहने में अपनी दिक्कत हो रही थी। ऐसा लगा जैसे चुन चुन के वो शब्द बोल रहा था, ठीक आम आदमी को समझ में नहीं आता। ऐसा लग रहा था कोई बहुत स्टेटली स्पीच। कैसी स्पीच थी? सच अ ग्रेव लिवर्स डू इन स्कॉटलैंड, जैसे स्कॉटलैंड में रहने वाले लोग यूज करते हैं, जो रिलीजियस मैन होते हैं, जो धार्मिक होते हैं ना, बहुत सोच सोच के बोलते हैं, उस तरह से वो गिव टू गॉड एंड मैन देयर ड्यूज। ठीक, वो गिव टू गॉड जो गॉड उसको, वो गिव टू गॉड जो गॉड को देता है, यानी गॉड के बारे में बोलता है, या कुछ रिलीजियस मैन जिस तरह से बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, गॉड के बारे में, तो उसी तरह से वो भी टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बोल रहा था, ऐसा लग रहा। अब देखिए 15th stanza। He told that to these waters he had come to gather leeches, being old and poor, employment hazardous and wearisome, and he had many hardships to endure. From pond to pond he roamed, from moor to moor, housing with God's good help, by choice of chance, and in this way he gained an honest maintenance। अब ये बताता है यहाँ पर, पूरा यहाँ तक है आपका, ठीक। कि अब यहाँ लीज गैदरर क्या बताता है, देखिए लीज गैदर बता रहा है, ही टोल्ड दैट टू दिस वाटर ही हैड कम, बताता है वो यहाँ क्यों आया, इस जगह पर आया, टू गैदर लीचेस, लीचेस को इकट्ठा करने आया है। बीइंग एन ओल्ड एंड पुअर, गरीब होने के नाते, बूढ़ा होने के नाते, एम्प्लॉयमेंट हैजर्ड्स एंड वेरिसम, कोई काम धंधा तो उसको मिलना नहीं है, एंड ही हैड मेनी हार्डशिप टू कम, और उसे बहुत सारी अपनी जरूरतें पूरी करनी है। फ्रॉम पॉन्ड टू पॉन्ड ही रोम, एक जगह से दूसरी जगह वो घूमता है। फ्रॉम मूर टू मूर, यानी एक टीले से दूसरे टीले जाता है। हाउसिंग विद गॉड्स हेल्प, और भगवान की कृपा से, बाय चॉइस और बाय चांस, चाहे मौके से, चाहे चांस से मिल जाए, चाहे चॉइस से। एंड इन दिस वे टू ही गेन्ड एन ऑनेस्ट मेंटेनेंस, इस तरीके से बड़ी ईमानदारी से वो अपनी जीवन का निर्वाह कर रहा है, ऑनेस्ट मेंटेनेंस। 16 संजय में देखिए, The old man still stood talking by my side, but now his voice to me was like a stream, scared heard, not word from word would I divide, and the whole body of the man did seems like one whom I had met with in a dream, or like a man from some far region sent to give me human strength by apt admonishment। अब देखें यहाँ पर पोएट अपने मन की बात क्या कहता है, उसको मिलने के बाद, उससे मिलने के बाद पोएट को क्या लगता है। The old man still stood talking by my, बूढ़ा आदमी अभी मेरे बगल में खड़ा हुआ है और बात कर रहा है। But now his voice to me was like a stream, लेकिन अब मुझे उसकी आवाज जैसे नदी की धारा की तरह लग रही है। Scared heard, जो धीरे धीरे मुश्किल से सुनाई दे रहा है। Nor word from word could I divide, नॉर वर्ड फ्रॉम वर्ड टू वर्ड, मतलब उसका एक एक वर्ड मैं डिवाइड कर रहा हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में बोल रहा था। एंड द होल बॉडी ऑफ द मैन डिड सीम्स, और उसके उस आदमी की पूरा शरीर ऐसी लग रही थी, लाइक वन हुम आई हैड मेट विद अ ड्रीम, ऐसा लग रहा था मैं जैसे किसी सपने में किसी इंसान से मिला हूँ, इस तरह का दिखा मुझे। और लाइक अ मैन फ्रॉम सम फार रीजन सेंट, और ऐसा लगता था जैसे कोई दूसरी दुनिया से आया इंसान हो। टू मी
टू गिव मी ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो मुझे मनुष्य की ताकत देने आ रहा है, बाय एक्ट एडमोनिशमेंट, अपनी काम से, अपनी क्रिया से। मतलब ऐसा लगता है ये जीव इस दुनिया का नहीं है, या तो मैं सपने में मिला हूं, जबकि मिला उससे सामने है। इसको देखकर ऐसा सोचा भी नहीं था कि इंसान, पोएट को किसी ऐसे इंसान से मुलाकात होगी। जब वो बहुत ही डिस्ट्रेस होगा, बहुत डिजेक्टेड होगा, बहुत जिंदगी से खफा होगा, परेशान होगा, अपने फ्यूचर को लेके परेशान होगा, तब उसे ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो उसी जीव का है, जो उसी धरती का है, उसी जगह का है, जिसको देखकर उसको ऐसा लगता है जैसे वो सपनों में इसी से मिला है। ठीक, तब आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं गॉड, गॉड दिखाता है कि देखो आप अकेले इस दुनिया में नहीं हो, ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से, और वो जी रहे हैं और जिंदगी को के अंतिम पल तक जी रहे हैं। वो भविष्य को लेके ज्यादा चिंतित नहीं है। अब आपका 17 स्टैंजा है, माई फॉर्मर थॉट रिटर्न्ड, द फियर दैट किल्स एंड होप दैट इज अनविलिंग टू बी फेड, cold pain and labor and all fleshy ills, and mighty poets in their misery dead, perplexed and longing to be confronted. My question eagerly did I renew, how is it that you live and what is it you do? फिर से क्वेश्चन आता है पोएट दिमाग में, माई फॉर्मर थॉट्स रिटर्न, फिर जो मैं पहले सोच रहा था फिर से मेरे दिमाग में विचार आना शुरू हुए। द फियर दैट किल्स एंड होप, वो डर जो मारता है, एंड होप दैट इज अनविलिंग टू बी फेड, वो उम्मीदें जिसको, जो अनविलिंग टू बी फेड मतलब जिसे भरे जाने की इच्छा नहीं है, कुड कोल्ड पेन एंड लेबर, दुख तकलीफ ठंड मेहनत, एंड ऑल फ्लैसी इल्स, और जितनी भी हमारी जो फ्लैसी इल्स होती हैं नी, जो बॉडली इल्स हैं, एंड माइटी पोएट्स इन देयर मिजरी डेड, और जो बहुत बड़े बड़े पोएट थे उनका एंड बहुत खतरनाक होता है, बहुत बुरा होता है। परप्लेक्स एंड लॉन्गिंग टू बी कन्फ्रंटेड, कंफर्टेड, और जो आराम चाहते थे, जो कंफर्ट चाहते थे अपनी लाइफ में। माई क्वेश्चन ईगरली डिड आई रिन्यू, मैं फिर से वही क्वेश्चन नया, मेरा क्वेश्चन फिर से नया क्वेश्चन बनकर आता है, हाउ इज इट दैट यू लिव, कि तुम कैसे ये जिंदगी जीते हो, एंड व्हाट इज इट यू डू, और तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर 17 स्टेंजा को समरी आप थोड़ा और अच्छे से देख लीजिए। All the melancholy thought which had been troubling the poets returned to him at this stage, मतलब वो सारी सोच, वो सारी बातें जो पहले पोएट सोच रहा था वो फिर से लौट कर आती हैं। ठीक, the fear that kills, the hopes that does not expect it fulfill, डर मरने का, और जो होप थी, कोई कुछ इच्छा थी उसको पूरा करना, उसका पूरे ना होने का डर। कोल्ड पेन, टॉयल, फिजिकल पेन एंड रिकलेक्शन ऑफ ग्रेट पोएट्स हु डाइड इन डिस्ट्रेस, और यहाँ पे और क्या क्या तकलीफें हैं, कोल्ड का, पेन का, टॉयल का, फिजिकल पेन्स का, रिकलेक्शन ऑफ ग्रेट पोएट्स, और ग्रेट जो बहुत नामी पोएट थे उनके बारे में याद करना, हु डाइड इन डिस्ट्रेस, जो डिस्ट्रेस में मर गए, यानी निराशा में मर गए, जो तकलीफ में मर गए। द पोएट हु वॉज पजल्ड एंड स्टूड इन नीड ऑफ कंसोलेशन, यहाँ पोएट बहुत परेशान है, उसे बहुत ही कंसोलेशन की जरूरत महसूस हो रही, कि कोई आए वो उसे कंसोल करे, उसे समझाए। आस्क द ओल्ड मैन हाउ ही मैनेज टू बियर द बर्डन ऑफ लिविंग, और पूछता है वो ओल्ड मैन से कि तुम अपनी जिंदगी का बोझ कैसे ढो रहे हो, कैसे, मतलब किस मन से, किस मर्जी से। द ओल्ड मैन हाउ ही मैनेज टू बियर द बर्डन ऑफ लिविंग, तो अपने बोझ को, अपने जीवन के बोझ को कैसे जी रहे हो, कैसे ढो रहे हो। ठीक, यहाँ क्वेश्चन है। अब ऐसा लगता है पोएट की इस पोयम को देखने के बाद कि पोएट अपने लाइफ में अपने ही लोगों से दूर हो गया है, और उसे डर सताता है कि बुढ़ापे में मेरा साथ कौन देगा। भाई तभी तो इतना ज्यादा वो परेशान है। सबकी लाइफ तो एक जैसी होती नहीं, कि बच्चे नहीं पूछेंगे, कोई उनके आसपास नहीं होगा। क्या सारे पोएट के साथ ऐसा होता है? भाई इनका तो कहना यही है कि जो पोएट्स थे, इन्होंने आम आदमी की बात नहीं की, केवल पोएट्स की बात की।
तो शायद पोएट की लाइफ में ऐसा होता हो कि वो कमरे में, बंद कमरे में या अपने धुन में मस्त रहने वाले हों, अपनी लाइबिलिटीज को शायद पूरी ना किया हो जो उन्हें पूरी करनी चाहिए। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि मैं अकेला हो गया हूं। कुछ तो ऐसी बात जरूर रही होगी जो पोएट के बारे में इन्होंने बात कही, जो जहां तक ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो है अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, अपनी सपनों की दुनिया में मगन रहते हैं, अपनी कल्पनाओं की दुनिया में मगन रहते हैं, तो बाकी शायद फॉर्मेलिटीज को, अपनी लाइबिलिटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये पूरी ना किए हों, जो इस मोमेंट पर आकर इनको कहीं ना कहीं परसू कर रहा है, जहां इनको लगता है कि मेरे बुढ़ापे में मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे अपनी जिंदगी जीऊंगा, अपनी फ्यूचर की चिंता क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं इनके आसपास के लोगों की कमी है जो इनकी देखभाल करे। कुछ तो ऐसा है। Now the 19th century. While he was talking thus, the lonely place, the old man's shapes and his speech all troubled me. In my mind's eyes, I seemed to see his face about the very moors continuously, wandering about alone and silently, while I these thoughts within myself pursued, he having made a pause and same discourse रिन्यूड। ठीक, अब यहां पर देखिए 19 स्टैंजा में, वाइल ही वॉज टॉकिंग दस, जब वो इस तरह से बात कर रहा था, द लोनली प्लेस, एकदम अकेली जगह पर, शांत, कहाँ कोई नहीं, द ओल्ड मैन शेप्स, जो ओल्ड मैन का जो स्ट्रक्चर है, शेप एंड स्पीच, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी बोली, ऑल ट्रबल्ड मी, इसको देखकर तो मैं बहुत परेशान हो गया कि ये इसकी शारीरिक स्थिति है और ये इस तरह से बोल रहा है, को देख के तो मैं परेशान हो गया। इन माई माइंड साइज, माइंड साइज का मतलब मन में सोचा, आई सीम्स टू सी हिम फेस, मुझे लगा कि मैं उसकी स्थिति को देख रहा हूं, अबाउट द वेरी मूड्स कंटिन्यूसली, जो वेरी मूड्स है वहां पर जो टीले हैं वो अब जिगजैग वे में बने हुए हैं, वंडरिंग अबाउट अलोन एंड साइलेंटली, और इस जगह पे वो अकेला इधर उधर, मैं भी अकेला इधर उधर टहल रहा हूं, अकेला चुपचाप। When I these thoughts within myself pursued, जब ये सारे विचार मेरे अंदर मेरा पीछा करने लगे, he having made a pause, कुछ देर रुका, the same discourse renewed, तो ठीक उसी तरह से फिर नई बातें आ गई। अब क्या आ गई इसको समझ देखिए। The old man repeated his words with a smile. ओल्ड मैन अपनी बातों को स्माइल के साथ बोल रहा था। एट्थ का बता रही हूँ, इसी से कनेक्टेड है। He said that he traveled far and wide in order to catch leeches. He complained the leeches were not so plentiful now as they were in past. They had decreased by slowly dying out. Still he preserved to collect them wherever he could. The poet was greatly troubled by the loneliness of the place and the impression of otherworldliness which the man's body was speech created. In his imagination, the poet saw the old man wandering about the moors continuously and silently. While the poet presumed these thoughts within himself, the old man resumed his speech. जब पोएट ये सब बातें सोच ही रहा होता है, तब तक फिर बूढ़ा आदमी कुछ बोलता है। And the last stanza. And soon with this he other matter blended, cheerfully uttered, with demoniac kind, but stately in the mean, and when he ended. अब यहाँ लैंड है। And soon with this he other matter blended. जल्दी ये सब बातें हो रही थी, उसमें वो दूसरी बात जोड़ देता है। Cheerfully uttered, बहुत खुशी खुशी बोलता है। With demure kind, बहुत ही शानदार तरीके से, but stately in the mean, and when he ended, और बहुत ही जब वो अपना काम खत्म करता है तब कैसे बोलता है। यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ समझ लीजिए। The old man soon included
अदर थिंग्स इन स्टॉक, मतलब अपनी बातों में दूसरी बातों को भी जोड़ता है और ही बातें बताता है। ही स्पोक इन अ डिग्निफाइड स्टाइल विथ काइंड लुक्स एंड जेस्टर, वो बहुत ही प्यार से, बड़े प्रेम से उससे बात करता है। When the old man stopped speaking, जब ओल्ड मैन बोलना बंद कर देता है, कि the poet felt inclined to laugh himself to scorn, to find to resolute our minds in his decrepit body। तो पोएट को हंसी आती है, वो सोचता है ये सब देखकर कि मैं कहाँ परेशान हूँ, क्या सोच रहा हूँ, और ये बूढ़ा आदमी जो है मस्त है, बातें कर रहा है। Then the poet prayed to God to help him, तो गॉड से प्रे करता है, गॉड इनकी प्रे करे, इनकी हेल्प करे, टू डिराइव स्ट्रेंथ फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ रीज गैदर्स ऑन द लोनली मूड। गॉड जो है पोएट की हेल्प करे कि वही स्ट्रेंथ, वही पावर उसे भी मिल जाए जो इस लीज गैदरर के अंदर है, वही खुशी इसको भी मिल जाए जो इस लीज गैदरर के अंदर है। कभी कभी कोई चीजें हमें इंस्पायर करती हैं, ठीक। तो यहाँ पर कुल मिलाकर पूरी पोयम से यही समझ में आया कि पोएट जो है वो दुखी है अपनी आने वाले जीवन को लेकर, और तरह तरह के उसके मन में विचार आते हैं, डिजेक्शंस की फीलिंग्स आती है, निराशा के भाव है। लेकिन सौभाग्यवश उसे एक लीज गैदरर मिल जाता है जो बेहद बूढ़ा है, डबल बेंट है, अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन तब भी अपने काम में मस्त है, अपने जीविकोपार्जन के लिए उसको चिंता है। उसके ना बच्चे हैं इस समय, ना उसकी पत्नी है उसके साथ, वो अकेला इधर उधर भटकते हुए अपनी जिंदगी जी रहा है। और उससे बात करके, उसको देख करके पोएट को कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है कि गॉड विल हेल्प हिम ऑल्सो व्हेन ही बिकम ओल्ड, ठीक, व्हेन ही बिकम ओल्ड। यहाँ पर लीज गैदरर और रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये आपका पोयम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं फिर किसी पोयम में मिलूंगी वर्ड्सवर्थ के ही, तो मैं वर्ड्सवर्थ की कुछ इंपॉर्टेंट पोयम कंप्लीट कर दूं, तब जॉन मिल्टन या जॉन गॉल्सवर्दी को मैं पढ़ाऊंगी आपका। और कुछ मैंने विलियम शेक्सपियर के भी ड्रामास वगैरह दे रखे हैं, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा उस पर भी मैं डाल दूंगी। अभी आपका वर्ड्सवर्थ का सीरीज चल रहा है, तो मैं वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड ही आपको पढ़ाऊंगी। तो आज की लेक्चर यही कंप्लीट होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।